कल मैंने जो है वो सेकंड चैप्टर इसका क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्ट कर दिया था, फार्मूलेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स, और उसके अंदर हमने स्टेट फंक्शन, डायनामिकल वेरिएबल, ऑब्जर्वेबल, इन चीज़ों को जो है वो स्टडी किया था। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस वेव फंक्शन। तो आपको इस बात का पता है कि जब हम माइक्रो लेवल पे पार्टिकल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये करते हैं माइक्रो लेवल के ऊपर के जितने पार्टिकल्स हैं माइक्रो लेवल के ऊपर, उनके साथ एक वेव जो है वो एसोसिएटेड होती है, जिसको हम डी ब्रॉगली वेव का नाम देते हैं। तो ये जो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स है, ये वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स जो है, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ वेव फंक्शन। ठीक है, यानी कि आप जब पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी पार्टिकल की बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेव फंक्शन जो है वो लिखना पड़ता है। फिर उसी वेव फंक्शन को लेकर आगे जितनी इक्वेशंस हैं, जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो द वेव नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल, तो जो वेव नेचर है किसी भी मूविंग पार्टिकल की, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन। तो उसको हम किसी वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये वेव फंक्शन जो है ये हमारे पास आगे से फंक्शन होता है स्पेस और टाइम का। दिस फंक्शन is a function of space and time, और ये फंक्शन जो है ये आगे से स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है, यानी जिसके अंदर स्पेस और टाइम के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो अगर आपने वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो आमतौर पर हम वेव फंक्शन को यूँ रिप्रेजेंट करते हैं साई एक्स वाई जेड कामा टी, या इसको लिख लेते हैं साई आर पोजीशन वेक्टर टी। तो अब वेव फंक्शन जो होता है इसके अंदर जिस सिस्टम को आप स्टडी कर रहे हैं या जिस सिस्टम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस वेव फंक्शन के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेन होती है। ठीक है, ये वेव फंक्शन जो है उस सिस्टम के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। अब अगर आपने किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की एनर्जी को कैलकुलेट करना है, अगर किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की पोजीशन को कैलकुलेट करना है, अगर किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको वेव फंक्शन का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो वेव फंक्शन है उसके अंदर सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हिडन होती है। ठीक है, उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। तो पहले नंबर पर इसका पॉइंट ये है कि द वेव फंक्शन contains all measurable information
ये सारी जो मेजरेबल इंफॉर्मेशन है अबाउट द सिस्टम उसको कंटेन करता है। अब उसके बाद जो वेव फंक्शन है ये एक कम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर्स पता नहीं आपने पढ़े हैं कि अभी मेथड ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स 1 में है कि 2 में है, मुझे नहीं ये पता, शायद 2 में होंगे, ठीक है। वहाँ पर आप 1 में पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स, ये कम्प्लेक्स यानी कि जिसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ जाते हैं, तो ये एक कम्प्लेक्स फंक्शन होता है। तो नंबर 2 के ऊपर the wave function is usually a complex quantity. ये कम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, यानी कि इसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। पूरी सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है ये आपको प्रोवाइड करता है, उसमें इमेजिनरी पार्ट भी आ जाता है और रियल पार्ट भी उसके अंदर आ जाता है। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो इसका पॉइंट है कि जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, यानी कि कौन सा वेव फंक्शन है कि जो हमें एक्सेप्ट होता है किसी क्वांटम सिस्टम के अंदर। एक तो उस वेव फंक्शन को सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए उसकी। दूसरे नंबर पर उसको फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब है कि आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर उसको स्क्वायर इंटीग्रे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब है कि आप उसका स्क्वायर लेकर उसको इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है। वो स्क्वायर यानी कि वो फिर प्रोबेबिलिटी की फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो। तो अगर कोई चीज़ वेव फंक्शन है, कोई चीज़ जो है वो वेव फंक्शन है, तो फिर उसको ये वाली प्रॉपर्टीज जो मैंने बोली हैं वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि अगर आपको कहे कि कोई फंक्शन दे दे और उसको कहे कि इसको ये प्रूफ करो कि ये वेव फंक्शन है, तो पहले फिर आपको देखना पड़ेगा क्या वो सिंगल वैल्यूड है, क्या वो फाइनाइट है, क्या वो कॉन्टिन्यूस है, और क्या वो स्क्वायर इंटीग्रेबल है। ये सारी प्रॉपर्टीज अगर वो सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब है कि दैट इज अ वेव फंक्शन ऑफ ए क्वांटम सिस्टम। तो ये क्वांटम सिस्टम का जो है वो वेव फंक्शन है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि एन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन must be सिंगल वैल्यूड। इसको सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, एंड स्क्वायर इंटीग्रेबल, और इसको स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। उसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, इट मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, इसको नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेव फंक्शन है, दिस इंप्लाइज दैट द वेव फंक्शन approaches
टू 0 एट इंफिनिटी। कि वेव फंक्शन जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करता है, इन्फिनिटी पे नहीं आप उसको कैलकुलेट करते हैं। हमने पहली बात यहाँ ये लिखी थी कि वेव फंक्शन को क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा एंड ऑल स्पेस साई मॉड स्क्वायर डी वी मस्ट बी इक्वल टू 1। तो इसको नॉर्मलाइज जो है वो होना चाहिए, यानी कि इसका मॉड स्क्वायर जो है किसी ऑल स्पेस के ऊपर दैट शुड बी इक्वल टू 1, इसको 1 के बराबर होना चाहिए। ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी थी। उसके बाद 5th नंबर पर मस्ट बी ए स्मूथ वेरिंग फंक्शन। इसको एक स्मूथ वेरिंग फंक्शन होना चाहिए, यानी कि इसका डेरिवेटिव जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव। उसके बाद जो 6th और लास्ट प्रॉपर्टी की है इसकी कि इट मस्ट बी ए सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी कि जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन मस्ट बी ए सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इट मस्ट बी ए सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। SWE मैंने इसको लिख दिया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। अच्छा, अब जो आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है किसी भी वेव फंक्शन के अंदर, ठीक है, हमने ये कहा कि वेव फंक्शन कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वांटम सिस्टम। वेव फंक्शन जो है वो जो पूरा सिस्टम होता है उसकी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो अगर आप उस इंफॉर्मेशन को ये चाहते हैं कि हम अनलॉक करें, क्या करें, लॉक्ड है ना उसके अंदर, सारी उसके अंदर मौजूद है इंफॉर्मेशन। अब आप ये चाहते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को अनलॉक करें, तो उस इंफॉर्मेशन को अनलॉक करने के लिए हमें हर्मिशन ऑपरेटर्स यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, हर्मिशन ऑपरेटर्स मैं अभी आगे जाके इनको डिस्कस करूंगा कि व्हाट आर हर्मिशन ऑपरेटर्स, के हर्मिशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लेकिन कल मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको कहा था कि ऑब्जर्वेबल्स जो हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वो ऑपरेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो फिर एक ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं जब आप उसको किसी सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं। और मैंने आपको कल भी ये भी बताया था कि जब आप उसको ऑपरेटर को किसी स्टेट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में आपको आइगन वैल्यूज़ मिलती हैं या नंबर मिलते हैं, और हर स्टेट के लिए वो जो आप उस पर ऑपरेटर करते जाएंगे आपको डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने अब अगर इसको अनलॉक करना है तो आपको हर्मिशन ऑपरेटर्स जो हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हर ऑब्जर्वेबल जो है, ये एक बात आपने याद रखनी है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हर ऑब्जर्वेबल या जो डायनामिकल वेरिएबल होता है वो एक्चुअली बेसिकली एक ऑपरेटर से अटैच्ड होता है। यानी कि यही जो डायनामिकल वेरिएबल्स या ऑब्जर्वेबल्स हैं जो जिनको आप क्लासिकल मैकेनिक्स में कहते हैं, जैसे मोमेंटम है, एनर्जी है, पोजीशन है, ये जब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, ये ऑपरेटर्स बन जाते हैं। हम इनको ऑपरेटर्स का नाम जो है वो देते हैं। और ये ऑपरेटर्स जो होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जिनका हम बात कर रहे हैं, इनको हर सूरत में क्या होना चाहिए, हर्मिशियन। इनको हर्मिशियन ऑपरेटर
होना चाहिए। वो हर्मिशियन ऑपरेटर को हम वैसे वो कहते हैं ना कि ए, ये आपने पढ़ा भी होगा शायद कैलकुलस में, ए डैगर के बराबर होता है। ये ए डैगर क्या होता है? ए डैगर जो होता है ये बेसिकली ट्रांसपोज का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, ट्रांसपोज लें उसका और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो ले लें। तो ये बेसिकली ए डैगर होता है, इसको हम हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। ये मैंने वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, आगे मैं इसको करूंगा डिस्कस डिटेल के साथ। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज है वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब वेव फंक्शन आपको पता लग गया और वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज का भी यू हैव कम टू नो कि वेव फंक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, अगर ये हो प्रॉपर्टीज तो फिर वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर उसको हम वेव फंक्शन जो है वो कहते हैं। अच्छा, नो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब अगला कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसके अंदर जो सिस्टम्स होते हैं ये मोस्टली प्रोबेबल सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो मैक्स बोर्न ने जो है ये प्रपोज किया था कि जो साई का मॉड स्क्वायर है, यानी कि वेव फंक्शन का जो मॉड स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 1, ये मैक्स बोर्न ने ये प्रपोज किया था। ठीक है जी, उसने कहा था कि जो साई का मॉड स्क्वायर है, साई मॉड स्क्वायर का मतलब है कि साई साई स्टार, इसका यही मतलब है ना कि ये साई साई स्टार के बराबर है। तो ये साई का मॉड स्क्वायर 1 के बराबर का मतलब है कि ये नॉर्मलाइज्ड है, और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू पी, ये पी के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको कह लेते हैं कि पी जो है वो साई का मॉड स्क्वायर है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। वेव फंक्शन और वेव फंक्शन का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उसका जो मॉड स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे। आप इसको लिख सकते हैं कि पी जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू साई स्टार आर कामा टी साई आर कामा टी, और इसको फिर हम लिख सकते हैं साई ऑफ आर टी का मॉड स्क्वायर। तो अब इसका क्या मतलब है कि अब आर क्या है, इसके अंदर पोजीशन है और टी टाइम है। इसका मतलब है कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी किसी रीजन के अंदर, ठीक है, किसी रीजन के अंदर। अब वो रीजन क्या है? आर। आर क्या? पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड हैं। ये पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं और साथ इसके टाइम का कोऑर्डिनेट टी भी आर है। तो पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है स्पेस के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब प्रोबेबिलिटी जो है इसकी रेंज वो होती है 0 से 1 तक। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो तो फिर तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0 हो तो फिर तो प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि साई का मॉड स्क्वायर p इज इक्वल टू 0, तो क्या ये इक्वेशन वैलिड है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए?
क्लासिकल मैकेनिक्स में तो चलो इसको वैलिड कह सकते हो, वहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, वहाँ पर तो आप हर चीज़ को जो है वो एक्यूरेटली जो है वो उसकी मेजरमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ज़ीरो तो नहीं हो सकती, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होती है, तो जब प्रोबेबिलिटी होती है तो फिर इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी को 1 के बराबर होना चाहिए, ज़ीरो नहीं हो सकती। क्वांटम मैकेनिक्स में कभी भी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो, हाँ क्लासिकल मैकेनिक्स में हो सकती है, क्वांटम में कभी भी नहीं ज़ीरो हो सकती, इसको हमेशा 1 के बराबर जो है वो होना चाहिए। अच्छा, अब अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं एक पार्टिकल की जो किसी लेंथ dx के अंदर लोकेटेड है, किसी पोजीशन r के ऊपर, किसी टाइम t पर, ठीक है, तो जो p dx है दैट इज इक्वल टू साई स्टार r कामा t साई ऑफ r कामा t के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि p dx, इधर भी ये dx आ जाएगा, साई का मॉड स्क्वायर dx। अच्छा, अब जो हमारे पास मास डेंसिटी होती है दैट इज रो मास डेंसिटी के बराबर होता है, और टोटल मास जो है m, ये ऑल स्पेस पे रो dv के बराबर होता है, ठीक है। और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि ये रो जो है ये क्या, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं कि Q इंटीग्रल ऑल स्पेस रो dv। तो इसी तरह जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम राइट डाउन कर सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू ऑल स्पेस pdv, ठीक है। और ये जो ऑल स्पेस pdv है दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 1 के बराबर होगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी ने तो 1 ही होना है। क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, हमेशा जो सिस्टम होता है वो प्रोबेबल ही होता है, ठीक है। तो ये अब दूसरा कंसेप्ट हो गया इसके अंदर प्रोबेबिलिटी का या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने देखना ऑपरेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, हम ऑपरेशंस कैसे करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ऑपरेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसके अंदर जो ऑपरेशन है उसकी एक बड़ी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। उसकी वजह यह है कि ऑब्जर्वेबल्स जो हैं
वो ऑपरेटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ऑपरेशन है वो ऑपरेट होता है किसके ऊपर? वेव फंक्शन के ऊपर। वेव फंक्शन बेसिकली क्या है? वेव फंक्शन इज एक्चुअली द स्टेट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेन्ड होती है। इसलिए वेव फंक्शन जो है क्या है? वो एक सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। और ऑपरेशंस किसके ऊपर किए जाते हैं? जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको इन वेव फंक्शंस के ऊपर जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है वो ऑपरेट किया जाता है। तो अब ऑपरेटर जो होता है, ये जब आप इसको ऑपरेट करते हैं किसी वेव फंक्शन के ऊपर, तो ये इसको चेंज कर देता है, यानी कि एक स्टेट से इसको दूसरी स्टेट के अंदर, यानी कि एक वेव फंक्शन से इसको दूसरे वेव फंक्शन के अंदर चेंज कर देता है। जब ऑपरेटर को आप ऑपरेट करते हैं, यानी कि एक स्टेट साई है, उस स्टेट साई के ऊपर आपने एक वेव फंक्शन के ऊपर एक ऑपरेटर ऑपरेट किया है, तो वो स्टेट साई जो है वो एक से दूसरे के अंदर, एक वेव फंक्शन से, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर क्या करेगी? वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर आई, इसको कहते हैं ऑपरेशन। तो अब इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे राइट डाउन करेंगे? आप सपोज करें कि मैं कहता हूं कि डी ओवर डी एक्स एक ऑपरेटर है, डी ओवर डी एक्स इज ए ऑपरेटर, और ये कहां से मैंने उठाया? डेल ऑपरेटर से। ठीक है, और ये ऑपरेटर जो है ये इस पर 6x4 के ऊपर एक्ट करता है। तो ये जब इसके ऊपर एक्ट करेगा डी ओवर डी एक्स 6x4, तो ये क्या आ जाएगा? 24x क्यूब। तो ये एक ऑपरेटर का फंक्शन है। ठीक है, डी ओवर डी एक्स क्या था? ये ऑपरेटर है, और ये जब ऑपरेट हुआ है x4 के ऊपर, तो उस x4 को इसने चेंज कर दिया है किस फंक्शन के अंदर? 24x क्यूब में। तो इसका मतलब है कि पहले जो फंक्शन था आपके पास वो x4 था, ये फंक्शन की इनिशियल फॉर्म थी। फिर आपने एक ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स जो है उसको इस्तेमाल किया, और उस ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स ने जब इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट हुआ तो उसने इस स्टेट को चेंज करके स्टेट x3 में कन्वर्ट कर दी। तो यू कैन से दैट इज ऑपरेशन। आप ये कह सकते हैं कि ये ऑपरेटर का ऑपरेशन था, उसने उस ऑपरेशन के बाद उसकी स्टेट जो है उसको चेंज कर दिया। इसका मतलब है कि x3 जो है यहाँ पर फंक्शन है जो कि चेंज हो गया। ठीक है, क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि उसके ऊपर ऑपरेटर ने एक्ट किया, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर ने एक्ट किया और इसको चेंज कर दिया। यहाँ से बात समझ आई कुछ के ये कैसे हम ऑपरेटर और फंक्शन का क्या ताल्लुक है आपस में। ठीक है, अब आप देखें जो इक्वेशन ऑफ ऑपरेटर है, द इक्वेशन ऑफ ऑपरेटर। अब हम देखते हैं कि जो इक्वेशन है ऑपरेटर की, आप कंसीडर करें एक ऑपरेटर जो कि फंक्शन है x और करली ओवर करली x का। तो मैं लिख सकता हूं कि b ये एक ऑपरेटर है और ये फंक्शन है x और करली ओवर करली x का। इसको मैं ऑपरेट करता हूं एक स्टेट साई के ऊपर, तो करली x ऑफ साई, तो दैट इज इक्वल टू साई करली ओवर करली x इंटू x प्लस x करली ओवर करली x साई। ये प्रोडक्ट रूल मैंने इसके ऊपर लगा दिया। तो ये मेरे पास बराबर आ जाएगा
करली ओवर करली एक्स एक्स साई इज इक्वल टू करली ओवर करली एक्स एक्स, ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साई ऑफ एक्स प्लस करली ओवर करली एक्स साई। ठीक है जी, इसको आप लिख सकते हैं एक मिनट, उल्टा लिख दिया। ये होगा हमारे पास, देखें कि यहाँ पर ये साई है ना, तो ये करली और करली एक्स ये तो यहाँ से 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साई। ठीक है, प्लस करली साई ओवर करली एक्स, और इधर इसके साथ आ जाएगा एक्स, यानी कि करली ओवर करली एक्स एक्स ऑफ साई हमारे पास आ जाएगा साई प्लस एक्स करली साई ओवर करली एक्स। तो अब अगर साई जो है यहां पर एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, इफ साई इज ए आर्बिट्रेरी फंक्शन, अगर साई जो है यहां पर एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि करली एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स करली ओवर करली एक्स। ठीक है, ये मेरे पास जो है ये उसकी ऑपरेटर की इक्वेशन आ जाएगी। ये वाली जो है ये सारी क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑपरेटर। ये है इक्वेशन ऑफ ऑपरेटर। इसको जो है वो हम ऑपरेशन इक्वेशन ऑफ ऑपरेटर जो है उसका नाम देंगे। ठीक है जी, अब इसके बाद जो है ये इक्वेशन निकाली। नाउ वी विल गेट डिफरेंट ऑपरेटर्स। अब मुख्तलिफ जो ऑपरेटर्स आप यूज करते हैं वो डिफरेंट ऑपरेटर्स जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट ऑपरेटर्स। अब ये जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं इनमें सबसे पहले नंबर पे हम डेल ऑपरेटर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेल ऑपरेटर, इसको देखते हैं। ठीक है, तो जो डेल ऑपरेटर है ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है और उसको हम इससे डेल से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे प्लस करली ओवर करली जेड के। ठीक है, ये डेल ऑपरेटर होता है, और इसका डेल डॉट डेल ले लें तो हमारे पास लेप्लासियन ऑपरेटर आ जाता है। तो डेल डॉट डेल डेल स्क्वेयर, तो डेल स्क्वेयर जो है ये आपके पास करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे प्लस करली ओवर करली जेड के डॉट करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे प्लस करली ओवर करली जेड के। ठीक है, तो इसको
आप लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर करली ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली ओवर करली स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस करली ओवर करली जेड स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर को क्या हम कहते हैं? लेप्लासियन ऑपरेटर। डेल स्क्वायर इज नोन एज लेप्लासियन ऑपरेटर। डेल स्क्वायर जो है इसको लेप्लासियन ऑपरेटर का नाम जो है वो दिया जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखते हैं हम, ये तो पहला हो गया डिफरेंशियल ऑपरेटर्स में आ गया डेल ऑपरेटर। आप उसके बाद जो लीनियर ऑपरेटर्स हैं उनमें लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स जो हैं उनको देखते हैं। तो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स, तो हमें पता है कि मोमेंटम जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम को हम राइट डाउन कर सकते हैं पी एक्स आई यूनिट वेक्टर, पी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पी जेड के यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर पी एक्स जो है ऑपरेटर वो बराबर होगा माइनस अयोटा एच कट करली और करली एक्स। पी वाई ऑपरेटर होगा माइनस अयोटा एच कट करली और करली वाई, और पी जेड ऑपरेटर होगा माइनस अयोटा एच कट करली और करली जेड। ठीक है, तो अगर आप जो है ये इसको रिकॉल करें, चौथा जो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपने क्वांटम मैकेनिक्स वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ये ऑपरेटर हमने ड्राइव किए हुए हैं। ठीक है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको ही यूज़ कर कर इन ऑपरेटर्स को ड्राइव जो है वो किया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी मैं वो इसकी डेरिवेशन के अंदर नहीं यहाँ पर जा रहा, इसको डायरेक्टली यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर दिया। अच्छा, इसके अंदर एच कट जो है वो एच ओवर 2 पाई के बराबर होता है। तो अब पी जो पूरा ऑपरेटर होगा वो होगा माइनस एयोटा एच कट करली ओवर करली एक्स आई यूनिट वेक्टर माइनस एयोटा एच कट करली ओवर करली वाई जे यूनिट वेक्टर माइनस अयोटा एच कट करली ओवर करली जेड के यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आ जाएगा पी माइनस अयोटा एच कट कॉमन निकल आएगा, तो करली ओवर करली एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली जेड के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये सारी चीज जो है ये क्या बन गई है, ये आपके पास डेल ऑपरेटर बन गया है। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि पी ऑपरेटर माइनस अयोटा एच का डेल के बराबर है। और अगर मैं पी का स्क्वायर ले लूं तो पी का स्क्वायर माइनस अयोटा एच का डेल माइनस एयोटा एच कट डेल, माइनस माइनस से कट गया तो पी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर एच कट डेल, और अयोटा स्क्वायर क्योंकि अयोटा -1 का अंडर रूट होता है तो अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा माइनस एच कट डेल स्क्वायर, एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास किस चीज का ऑपरेटर आ गया, लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर। अब आपने नेक्स्ट देखना है कि जो एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर है।
एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम एल आर क्रॉस पी के बराबर होता है। तो इसमें पी इसको ऑपरेटर में कन्वर्ट कर लें तो मल्टीप्लाई बाई पी ऑपरेटर, और इसके अंदर अगर वैल्यू रखें एल ऑपरेटर आर क्रॉस, अब पी ऑपरेटर की वैल्यू क्या निकाली आपने, माइनस आयोटा एच कट डेल। तो ये आ जाएगा एल ऑपरेटर आ जाएगा आपके पास माइनस आयोटा एच कट आर क्रॉस डेल। ठीक है, इसको इधर आर ही रहने दें। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो है वो निकला है। उसके बाद नेक्स्ट अब जो हमने देखना है वो हमने देखना है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। अब पहली बात है कि काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि 1/2 mv² के बराबर होती है। इसको m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दें तो 1/2m²v² तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी p²/2m। अब आपको पता है कि यहाँ पर p जो है वो माइनस आयोटा एच कट डेल ऑपरेटर के बराबर है, तो ये वैल्यू इसके अंदर रखें तो काइनेटिक एनर्जी माइनस आयोटा एच कट का स्क्वायर डेल का स्क्वायर ओवर 2m के बराबर आ जाएगा। तो ये यहां से आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर 2m। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है टोटल एनर्जी का ऑपरेटर। तो टोटल एनर्जी ऑपरेटर ये हो जाएगा हमारे पास ई आयोटा एच कट कर ली ओवर कर ली टी, और यहां पर एच कट आपको पता है कि h/2 के बराबर है। ये ऑपरेटर जो है ये भी आपने पढ़ा हुआ है पहले, एनर्जी वाला। उसके बाद ऑपरेटर है डी लंबर्ट। तो डी लंबर्ट ऑपरेटर जो है डेल स्क्वायर करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली जेड स्क्वायर -1/c² करली स्क्वायर ओवर करली टी स्क्वायर। तो इसमें डेल स्क्वायर जो है वो करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली जेड स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू डेल स्क्वायर माइनस 1/c² करली स्क्वायर ओवर करली टी स्क्वायर।
ठीक है, अब मैं इधर लेक्चर को रोकता हूँ, अभी आगे एक और ऑपरेटर हमने पढ़ना है जिसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर।